हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेंस में आने वाले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है, एज वेल एज जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, उस पे जो उसमें जो ट्रेंड रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को प्रिपेयर की गई है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से। इन दोनों ही कोर्स में हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी क्लासेस होंगी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कराई जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा प्री मेंस और इंटरव्यू का, इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट रहेगा फॉर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप एनरोल होके आपका प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। ध्यान रखिएगा, हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में। रीजनल कनेक्टिविटी एंड इवेननेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, स्पेशली रेलवे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट लगाया गया है, और वो भी कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया मिजोरम में। तो अभी मिजोरम जो है वो आपके जो बीजी लाइन से कनेक्टेड नहीं रहा है, तो उसको अभी बीजी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज क्या क्या है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेन मुद्दा है आपका लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पीछे कुछ आपके रीजन जिम्मेदार है, जैसे लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इस वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, आपके सोशल डिस्ट्रेस देखी जाती है, पॉलिटिकल डिस्ट्रेस देखी जाती है, और उसी वजह से इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं। तो आपका जो मिजोरम है उसको रेलवे से कनेक्ट किया अभी जाना है, तो अभी स्टार्ट हो गया है ये रेलवे टू साइरांग हेल्प इन रीजनल कनेक्टिविटी इन मिजोरम। और इसी के साथ हम क्या है, इसका आईआर का पर्सपेक्टिव भी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको हम किस तरीके से डेवलप करने में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ओके, म्यांमार, सिंगापुर, इनके साथ कैसे हम कनेक्ट करा के अपना जो पोटेंशियलिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो 8 सिस्टर्स है, उनको किस तरीके से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करा सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह क्रिएट हो सके। और जो आपका एक सोसाइटी में डिस्कॉन्टेंट है, इकोनॉमिक डिस्कॉन्टेंट है, पॉलिटिकल डिस्कॉन्टेंट है, दैट कैन बी रिजॉल्व थ्रू दिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस ये प्रीलिम्स के लिहाज से अगर देखें तो रेलवे टू साइरांग कहाँ कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ओके। और मेंस में ओवरऑल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमी को बूम कर सकती है, इंसर्जेंसी जैसे प्रॉब्लम को अरेस्ट कर सकती है, टूरिज्म को आगे बढ़ा सकती है, ओके, और बेटर कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ा सकती है, कैसे आपका नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम कर सकती है। इन सभी चीज़ों को आप जिक्र कर सकते हैं मेंस के पेपर में, ओके। तो अभी क्या है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसमें आप देख सकते हैं, रिड्यूस किया जाएगा डिपेंडेंसी ऑन ट्रक्स इन मिजोरम। तो ट्रक से क्या है, ज़्यादा ट्रक चलती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ओके। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, आपके बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है, काफ़ी आपकी फॉरेस्ट एरिया हो, या फिर इसका जो जियोलॉजी है, ओके, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, इसका फ्लोरा और फोना को ध्यान में रखते हुए आपकी रेलवेज को डेवलप की गई है, ओके। ट्रैवल टाइम और कॉस्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन को कनेक्ट किया जा सकेगा फ्रॉम मिजोरम टू आवर कैपिटल, इंडियाज कैपिटल दिल्ली, ओके। फिर जो सीतवे आपका पोर्ट डेवलप किया जा रहा है म्यांमार में, उससे भी कनेक्ट की जा सकेंगी। तो इसका क्या है, वाइडर आप पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं, और नेगेटिव में भी कुछ देख सकते हैं। जैसे मिजोरम एक हिली रीजन है, तो उसमें क्या है, आपका जो
जियोलॉजी है, जो लैंड मास है, वो काफ़ी नया है। ओके, तो पूर्वांचल जो आपका पार्ट है हिमालय का, उसी का एक्सटेंशन है। तो उन सभी चीज़ों में क्या है, आपकी अनस्टेबल लैंड मास होने से लैंडस्लाइड जैसे प्रॉब्लम दिख सकते हैं। आपके और प्रोजेक्ट को फर्दर एक्सपैंड किया गया तो डिफॉरेस्टेशन, उसी के अलावा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट, फिर जो ट्राइबल राइट्स हैं, लैंड राइट्स, उसका एनक्रोचमेंट। तो ये कुछ मुद्दे आप इसमें देख सकते हैं। तो मैंने इन शॉर्ट आपको चीज़ें समझा दी है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। और इसी के साथ आप क्या कीजिएगा, इस जो आर्टिकल है सायरंग रेलवे प्रोजेक्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया गया है मेंस का, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डज द वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्रीज बाय इनकम। तो किस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है कंट्रीज को इनकम के वाइज आपका क्लासीफाई करता है, एज लो इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री एंड हाई इनकम कंट्री। और हमारा जो देश है इंडिया, वो लो मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है। लगभग 2000 आपका डॉलर के आसपास आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कितने डॉलर में कितना आपका जो कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्री के पर्सपेक्टिव से भी कभी क्या है स्पेसिफिकली पूछ लिया जा सकता है। तो इसको आपके 1135 डॉलर्स या फिर उससे कम हुआ तो ये लो इनकम होगा। और मिडिल इनकम इससे लेके आपका ये जो लो इनकम का थ्रेशोल्ड है, इससे लेके 4465 डॉलर तक। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है वो भी कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन यूएसडी एटलास मेथड। ओके, तो यूएसडी मेथड में निकाला जाता है, यूएस डॉलर एंड अटलास मेथड है, उस मेथड के हिसाब से निकाला जाता है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और प्लस ये भी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि जो क्लासीफाई किया है कि हम लो मिडिल इनकम कंट्री है। ओके, तो लो मिडिल इनकम कंट्री होते ही क्या होती है, आपके जो हमारे देश के पॉपुलेशन है, ओके, उनके ह्यूमन कैपिटल बनने में, जैसे ह्यूमन कैपिटल बनने में अभी क्या चाहिए, ओके, जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए एजुकेशन चाहिए, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, स्किल चाहिए। इन सभी चीज़ों को अवेल करने में थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, तो इसीलिए क्या है, लो इनकम होते ही क्या है, आपका जो ह्यूमन की पोटेंशियलिटीज होती है उनको भी काफ़ी कम हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हमारे देश में अब अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड हम आपके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम पर कैपिटा में देखें तो हमारा रैंकिंग 100 से भी ऊपर है। तो पर कैपिटा इनकम जो है उसको हमें बढ़ाना होगा ताकि हम लो मिडिल इनकम कंट्री से एटलीस्ट हम एज सुन एज पॉसिबल अपर मिडिल इनकम तक जा सके। और बाय 2047 जो विकसित भारत बनने का गोल है, तब तक हमें हाई इनकम कंट्री में पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ 30 ट्रिलियन जो आपकी डॉलर इकोनॉमी बननी है, वो अगर ओवरऑल बनता है तो उससे नहीं होगा। हमें आपका जो स्पेसिफिकली हर पॉपुलेशन का जो इनकम है उसको भी ऑगमेंट करना होगा। उसके लिए हमें आपका एग्रीकल्चर को रोबस्ट तरीके से डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग से उसके बाद इंडस्ट्री, ओके, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी चीज़ों में ध्यान देना होगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं कि और क्या इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, मल्टी डायमेंशनल जो इंडिकेटर होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिकेटर है, ओके, उसको भी हमें मैप करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। जब इनकम बढ़ेगा तो इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट भी आने लगेंगी और ओवरऑल क्या होगा, देश जो है वो विकसित होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मिसअंडरस्टैंडिंग इंडियाज एडवोकेसी फॉर मल्टीपोलैरिटी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो यूएस के पर्सपेक्टिव में ये आर्टिकल आया है, तो हाल ही में जो 25% का टैरिफ को हाइक किया गया बाय यूएसए ऑन इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए, एज वेल एज जो फाइन लगाने की बात की जा रही है अगर रशिया से कनेक्शन रखा तो कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील, ओके, या फिर डिफरेंट ब्रिक्स कंट्री के ऊपर आपकी फाइन लगाने की बात कही जा रही है। तो अभी स्पेशली अगर इसमें देखें तो इंडिया के ऊपर आपके जो हर्ष जो एक्शंस लिए जा रहे हैं बाय यूएसए और एक कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, तो एक्चुअली ये उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। तो यूएसए को लगता है कि इंडिया अगर मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स इंडिया यूएस की जो हेजिमोनी है उसको चैलेंज कर रहा है। लेकिन इसमें हमारा जो पॉइंट है वो यूएसए नहीं है, हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज चाइना, कि चाइना एक
आपका ग्रोइंग रीजनल डोमिनेंट पावर बन रहा है। तो हम इसीलिए क्या करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड में एक मल्टीपोलैरिटी को लाना चाह रहे हैं, ताकि आपका क्या हो, वर्ल्ड जो है वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर में चले। ओके, एक रूल बेस्ड ऑर्डर में चले, कोई केओस ना हो, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। और उसमें क्या है, जब कंट्रीज क्या होंगी, वर्ल्ड में मल्टीपोलैरिटी रहेगी, जब पावर किसी एक देश के पास ज़्यादा नहीं रहेगा जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो उसमें हमारा कंसर्न यूएसए नहीं है, हमारा कंसर्न कौन है, इट इज़ चाइना। तो यूएसए इसको हमेशा मिस इंटरप्रेट करता है, और इंडिया यूएस का इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से अगर इंडिया यूएस का रिलेशन अगर खराब होता है तो इससे बेनिफिट चाइना को होगा, लॉस इंडिया का है और यूएसए का है, और फायदा इसमें किसका होगा, चाइना का होगा, जो दोनों देश के लिए ही नुकसानदायक रहेगा। तो वही चीज़ें इसमें काफ़ी बढ़िया से एक इंसाइट इसमें प्रोवाइड की गई है। तो इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एक मेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें चीज़ें आप समझ सकेंगे। अभी देख सकते हैं इंडिया कभी क्या नहीं करता है, किसी एक पावर को सपोर्ट नहीं करता है। अभी हम यूएस के साथ भी रहते हैं थ्रो क्वाड, रशिया के साथ भी रहते हैं थ्रो ब्रिक्स, फ्रांस के साथ भी रहते हैं थ्रो इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल जो भी इनिशिएटिव्स है। ओके, तो ये चीज़ यूएसए को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको टेकल करना ज़रूरी है उसको। ओके, और हम इसी के साथ ग्लोबल जो साउथ है उनका डेवलपमेंट को भी हम एडवोकेट करते हैं। ओके, तो अभी वे फॉरवर्ड में क्या है, हमें क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ओके, फिर आपका स्ट्रैटेजिक डायलॉग रखना चाहिए विथ यूएस थिंक टैंक। तो यूएस की जो थिंक टैंक है जो आपकी मिस इंटरप्रेट कर रही है इंडिया का जो स्टैंड है, तो वो हमें ठीक करना ज़रूरी है। और ग्लोबल एंगेजमेंट हमें कंटिन्यूसली रखना चाहिए, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आके हम किसी एक कंट्री का फेवर नहीं कर सकते हैं। ओके, वी शुड मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज वेल एज आवर सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ओके, और बैलेंस करना है रीजनल जो रोल है उसको। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल बात करता है स्टैंड अप टू ट्रम्प। तो इसमें कहा गया है कि ट्रम्प से डरना नहीं है या फिर यूएस की पॉलिसी से डरना नहीं है। श्याम सरन जी के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल श्याम सरन जी लिखते हैं। तो इससे हमें अभी क्या है, ये इंसाइट मिलता है कि जो यूएसए का पॉलिसी है, आप अगर देखिए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब हमें आज़ादी मिली और वर्ल्ड में आपका क्या हुआ, डिफरेंट नेशंस का सर्च हुआ, नए नेशंस जो आए। ओके, तो इन नए नेशंस को यूएसए ने हमेशा ही क्या किया है, दबा के रखने की कोशिश की है या फिर अपने फेवर में लाने की कोशिश की है, जो नाटो था। ओके, उसमें ताकि क्या करे, जो देश है इंडिया हो या फिर अदर जो न्यूली एमर्ज नेशंस है, ताकि वो यूएसएसआर से दूरी बनाए रखे, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से दूरी बनाए रखे और यूएसए को फेवर करे, और यूएसए का जो लिबरल डेमोक्रेसी है एंड कैपिटलिज्म है उसको सपोर्ट करे। तो इंडिया ने उसी समय नॉन अलाइनमेंट जो है वो लिया था, पॉलिसी लिया था कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक आवर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ओके, वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और उसी वजह से आप देख सकते हैं जब PL 480 प्रोग्राम के तहत जो फूड प्रोग्राम था, यूएस फूड एड, उसमें दबाव बनाने की कोशिश की, जो हमने नहीं माना, और हमने क्या किया, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया। फिर आपके जो NPT आया था कि न्यूक्लियर टेस्ट हमें नहीं करना है, हमें न्यूक्लियर को नहीं एक्वायर करना है, तो NPT आया था। तो उस NPT में भी हमने साइन नहीं किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी था। तो इसमें यूएसए ने काफ़ी हमें प्रेशराइज किया था। इसके बाद आपका CTBT आया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1996 में ये रहा। तो उसमें भी हमने साइन नहीं किया। हमने बोला कि ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, हम क्यों इसमें साइन करें, क्यों दुनिया को न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स में बांटे। हमारा भी खुद का अधिकार है कि हम अपने देश का जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करें। ओके, ये हमें पूरा अधिकार देता है हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी जो आपकी आइडियल्स है, लाइक सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड ऑल। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, उनके दबाव को नहीं माना और हमने अपनी तरीके से पॉलिसी लिया। तो इसी में श्याम सरन जी पास्ट के जो आपके इंसिडेंट्स है उसका रेफरेंस देते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, कोई प्रेशर हमें नहीं झेलना है। वी शुड टेक आवर ओन पाथ, जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा होता है वही हमें करना चाहिए। ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर सोवरेनिटी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पास्ट में भी बहुत सारी प्रेशर्स आई है, लेकिन उससे इंडिया डट के उसने हमारी देश ने मुकाबला किया है, और यूएसए के हिसाब से हमने कोई पॉलिसीज नहीं ली है। तो इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि इंडिया क्या है, ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया का स्टेचर पास्ट के मुकाबले, पास्ट में भी स्टेचर हमने बनाने की पूरी कोशिश की थी थ्रू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, और आज के समय पे हम G20 हो, ब्रिक्स हो, ओके, उसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबल साउथ का लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, अभी ध्यान रखिएगा ये आपका एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर है। वो थीम है अर्बन प्लानिंग या फिर अर्बन जो इश्यूज है या फिर जो कंसर्न्स है। तो अभी अर्बन एरिया में अगर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, हीट वेव का प्रॉब्लम है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, हीट वेव का प्रॉब्लम है। सेकेंडली आप अगर देखें तो कोल्ड वेव का प्रॉब्लम भी देखा जाता है। थर्डली अगर आप देखें तो बिकॉज ऑफ इरेटिक रेनफॉल, फ्लैश फ्लड जैसे चीज़ें देखी जाती है। क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेनास आपके क्या करती है, टाउन एरिया में निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। फिर आपके जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका भी प्रॉब्लम एक देखा जाता है। फिर जो आपका अर्बन फॉरेस्ट्री का जो डिस्ट्रक्शन है वो एक प्रॉब्लम देखा जाता है। ओके इसी के साथ और एक आर्टिकल है जो कंजेशन के बारे में बात कर रहा है कि आपके अर्बन एरियाज में कितना ज़्यादा कंजेशन है। तो ये सारी मुद्दे हैं सिटी को लेके। तो अभी जो सिटी में प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम मैंने गिना दिया और उसी का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन रहेगा। ओके तो अभी हमें क्या करना है, सोल्यूशन को आपका सस्टेनेबल सोल्यूशंस को लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ चैलेंजेस ये रही, वीक अर्बन गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। फ्रेगमेंटेड है इंस्टीट्यूशन का रोल, तो इसको आपका सिंक करना ज़रूरी है, कन्वर्ज करना ज़रूरी है। फिर आपका डिसकनेक्टेड पॉलिटिकल प्रायोरिटीज नहीं रहती है सिटी को डेवलप करना, उसको ठीक करना है। पब्लिक एपैथी भी रहती है, पब्लिक क्या करती है आपकी इनडिफरेंट रहती है टुवर्ड्स प्रॉब्लम, वो आपकी झेलती रहेंगी प्रॉब्लम को लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं निकालेंगी या फिर अवेयर नहीं रहती है। तो जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज होता है, जैसे अभी आपके जो चॉकिंग होना, ड्रेन का चॉकिंग, वो बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजन बहुत सारा उसमें आपका कारण रहता है। तो उन सभी चीज़ों को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। पब्लिक स्पेंडिंग कम है, उसको ठीक करना ज़रूरी रहेगा। करप्शन को टैकल करना ज़रूरी रहेगा एट सिटी लेवल। ओके और जो क्लाइमेट जो प्लानिंग करेंगे उसमें आपका क्लाइमेट रिस्क जो एम्बेडेड प्लानिंग है उसको भी लाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके तो इन सभी चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट सिलेबस के पार्ट से किस तरीके से लिंक है वो बताया गया है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, ऐसे में भी आपका क्वेश्चन बना है। ओके तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का क्या सिग्निफिकेंट है। तो स्मार्ट सिटी क्या होता है, एक रेजिलियंट सिटी जो क्या कर सकता है, हर जो प्रॉब्लम है उससे डील कर सकता है प्रॉब्लम अराइज होने से पहले। तो वैसी सिटीज़ को हमें डेवलप करना ज़रूरी है। वो चीज़ें हम इसमें सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें बाकी चीज़ें मेंशन की गई है। तो बाय 2050 क्या है, अर्बन पॉपुलेशन आपका 50% हो जाएगा, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन अर्बन स्पेस में ही रहेगा। तो अर्बन स्पेस अगर इतना अनसस्टेनेबल रहा, अनइंक्लूसिव रहा, तो वो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ओके तो उन सभी चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है। तो अर्बन एरिया में इक्विटी लाना, इक्वालिटी लाना, जस्टिस लाना, डिग्निटी के साथ जी सके वैसा एक सेटअप बनाना और सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग करना। ओके नेक्स्ट कंजेशन के बारे में जो कहा था, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है। कंजेशन अभी नॉर्मल जैसा हो गया है, लोग इसको मान के चलते हैं, इसलिए घर से 4-5 घंटे पहले ही निकलते हैं। लेकिन इसका क्या है, लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक आपका लॉस ऑफ टाइम होता है, हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। 4-5 घंटे जाम में फंसे रहेंगे, उसके धूल हो या फिर पोल्यूशन हो, उसको झेलना पड़ता है। फिर जो अर्बन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो जाता है, फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए फैमिली रिलेशन भी ख़राब होता है। तो ये सभी कंजेशन भी इसका एक कारण है। ओके तो ये उसको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें मास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बनाना ज़रूरी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाना ज़रूरी है, सैटेलाइट टाउन को डेवलप करना ज़रूरी है, वॉकिंग लैन को बनाना ज़रूरी है, साइकिलिंग लैन को बनाना ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों को बस ऐसे बात करने से नहीं होगा, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना भी काफ़ी ज़रूरी है और लोगों को डिमांड करना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल जो आपकी एजेंडा होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड करके पीपल को वोट करना पड़ेगा। ओके तभी क्या है, हम सुधार ला सकते हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज़ इंप्रेसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी। तो काफ़ी इंप्रेसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी देखा गया है। तो फाइनेंशियल जब इंक्लूजन होता है तब लोगों को क्या होता है, आपके सोशल सिक्योरिटी जो मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट बढ़िया से प्रोवाइड कर पाती है और जो पॉपुलेशन है वो भी अवेयर रहती है, पेंशन हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट हो। ओके तो ये सभी चीज़ें आपकी सहूलियत मिलती है जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो इसमें 2 स्कीम का नाम हमें लेना पड़ेगा। एक तो जन धन योजना जो आपका था, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 का, जिसके तहत आपका क्या किया गया, रूरल हाउस होल्ड इंक्लूडिंग अर्बन हाउस होल्ड का आपका नो फ्रिल अकाउंट खोला गया कि जीरो बैलेंस में भी अकाउंट बन जाएगा और उसी के साथ आपका रुपे कार्ड देना, ओके या फिर आपका यूपीआई का सिस्टम देना। और सेकेंडली जो आपका जन धन आधार मोबाइल का ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी, उसके ज़रिए क्या हुआ है, आपकी हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी में बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन, हमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत
थोड़ा बहुत इसमें कंसर्न है। तो इसमें अगर देखिए तो अकाउंट ओनरशिप इन इंडिया रोज टू 89%, टोटल पॉपुलेशन का 89% के पास अकाउंट है, जो कि ग्लोबल एवरेज 79 है, मतलब हम काफ़ी आगे हैं। तो ये आपकी अप्रिशिएबल वाली पॉइंट है। नेक्स्ट अगर देखें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है, वो भी काफ़ी क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है जो अकाउंट होल्डर है उनको। बाकी डिजिटल पेमेंट का यूज़ में थोड़ा सा ग्रीम सिनेरियो है, 54% टोटल लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट को यूज़ करते हैं, बाकी 80% आप ग्लोबल एवरेज देख सकते हैं, तो उससे हम काफ़ी नीचे हैं। फिर जेंडर गैप भी देखा गया है, नो डाउट नैरो हुआ है, लेकिन फिर भी आपका रिमेन नोटेबल है, मतलब अभी भी और करना बाकी है। ओके, अकाउंट्स काफ़ी इनएक्टिव हो रही है, लोगों के पास आपकी जो बैंकिंग फैसिलिटी है या फिर लोगों के पास डिजिटल जो लिटरेसी होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस थिंग्स क्या है आपकी ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा अचीवमेंट्स है उसमें कुछ लेक्यूनस रह गई है, जिनको हमें टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना है। और एपीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन या फिर सवाल बनाने की कोशिश करेगा, जिसको आपको इन डेटास के साथ और इन आइडियाज़ के साथ आंसर करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है चेंज स्ट्रैटेजी ऑन डिजिटल फ्रॉड। तो अभी ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल के साथ ये दूसरा आर्टिकल क्या है, काफ़ी लिंक है। किस तरीके से, जब डिजिटल इंडिया आया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोले जा रहे हैं, फिर आपकी यूपीआई को लिंक किया जा रहा है थ्रू जनधन आधार मोबाइल लोगों के अकाउंट से। तो उससे क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि आपकी जो डिजिटल लिटरेसी है और फाइनेंशियल लिटरेसी है वो काफ़ी कम है। ओके, लगभग आपके 20-25% लोगों को ही डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो आपके फ्रॉड जैसे चीज़ों से बच सकते हैं, कभी तो वो भी फंस जाते हैं उसमें। ओके, तो अभी अगर इसमें थोड़ा बहुत डेटा आप देखने की कोशिश करें तो 3.6 मिलियन साइबर फ्रॉड केसेस आए हैं। ओके, लगभग आप इसमें 40 लाख केसेस देख सकते हैं और 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लॉस्ट इन अ ईयर। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान देश को झेलना पड़ा है। और इसमें जो ये 22,000 करोड़ पैसे हैं, ये आम जनता के हैं, और ये कैसे लॉस्ट हुए हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रॉड। तो इसके लिए आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा, जामताड़ा बोल के एक मूवी है, उसको आप देखिएगा, तो उससे आपको पता लगेगा, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करने में मदद मिलेंगी। तो इसके लिए अभी करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, नंबर 1 तो हमें डिजिटल लिटरेसी देनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है। फिर आपके जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, सॉर्टिन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इनको रियल टाइम डिजिटल फ्रॉड को आपका टैकल करना है। ओके, फिर जो आईटी एक्ट है उसको अमेंड करना है, ताकि आरबीआई को और ज़्यादा रेगुलेशन का पावर दिया जा सके। फिर आपका एस्टेब्लिश करना है नेशनल क्राइम फ्रॉड प्लेटफॉर्म को, बैंक, टेलीकॉम, डिफरेंट सेक्टर में। ओके, और हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है यूके, सिंगापुर, उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप वे फॉरवर्ड में, और नीड ऑफ द आवर, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, वे अहेड लिख सकते हैं, या फिर नीड ऑफ द आवर करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, मेंस में। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। तो ध्यान रखिएगा, अभी राइट टू रिपेयर क्या है कि आपके पास कोई चीज़ है तो आपके पास राइट होना चाहिए कि उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी उसमें कोई 19-20 हुआ है, कुछ आपकी डिफेक्ट आई है, तो आप उसको बना सकें। तो आजकल क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपका कोई मोबाइल ख़राब हुआ है, आपका ब्रांडेड फ़ोन है, कोई सैमसंग है या फिर एप्पल है, कोई भी फ़ोन है, तो उसमें कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ख़राब होती है, सपोज़ बैटरी डैमेज हो गया, तो उस बैटरी को भी जब आप रिप्लेस कराना जाएंगे ना, आप सैमसंग का ओरिजिनल लगाना चाहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका जो मोबाइल का प्राइस है उसका आधा दाम उस बैटरी में ले लेते हैं उन लोग। जैसे 12,000 का फ़ोन है तो 4-5 हज़ार रुपये बैटरी का डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो राइट टू रिपेयर का अधिकार है वो हार्म होता है। और जो कंपनीज क्या करती है, बहुत समय पे ये जानबूझ के चीज़ों को ऐसे रखती है ताकि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिफर्बिश ना करें, आपका जो राइट टू रिपेयर है वो आपको ना मिले। और इससे क्या होता है, आप नई चीज़ें खरीदेंगे। तो जब राइट टू रिपेयर नहीं आप अचीव कर पाएंगे और चीज़ों को जब आप डिस्कार्ड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लेड, मर्कुरी, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें लगी होती है, जो क्या होती है, एनवायरनमेंट के लिए, सॉइल के लिए, एयर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, वाटर के लिए काफ़ी कंटामिनेटिंग होती है। तो इसीलिए राइट टू रिपेयर को हमें टाइम बाउंड तरीके से इसको अप्लाई करना होगा, और राइट टू रिमेंबर को भी अप्लाई करना होगा। राइट टू रिपेयर के साथ अभी राइट टू जो रिपेयर है काफ़ी समय से चला आ रहा है। राइट टू रिमेंबर थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। राइट टू रिमेंबर मतलब क्या, जो आपकी मिस्त्री होती है या फिर जो मैकेनिक्स होते हैं, जो आपके मोबाइल को या फिर चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा कोई आपकी बिना ट्रेनिंग के ही ठीक कर सकते हैं, जिनको काफ़ी आइडिया हो जाता है मोबाइल, ये सभी चीज़ों को, टीवी हो या फिर फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इनको इनसे डील करते करते, तो उनको हमें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। राइट टू रिमेंबर में मतलब उनको रिकॉग्नाइज करना कि उनका भी एक रोल है सोसाइटी में, इकोनॉमी में।
तो उसके बारे में कहा गया है। तो राइट टू रिमेंबर अगर रहेगा तो राइट टू रिपेयर भी हम कर पाएंगे। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी जो कंपनीज हैं उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी लेना होगा, ताकि वो क्या कर सकें, आपकी रिस्पॉन्सिबल तरीके से राइट टू रिपेयर को आपका एक्सटेंड करें टू दी कंज्यूमर्स। ओके, और इससे आप इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 को भी जोड़ सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के बारे में बात करता है। ओके, तो बाकी चीज़ें आप देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।